नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 4 के बारे में, जो कि संविदाओं के पालन के विषय से संबंधित है। इस अध्याय में से आपके लिए प्री मीन्स दोनों के सवाल बनते हैं। प्री के पर्पज से भी ये जो हमारा अध्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीन्स के पर्पज से भी इस अध्याय में से कम 2 मीन्स के सवाल बनते हैं। एक मीन्स का सवाल आपका स्टार्टिंग में ही सेक्शन 37, 38 और 39 मिलके बनता है। फिर आगे चल के सेक्शन 42 और 43 से भी आपका मीन्स का जो है वो एक सवाल बनता है। ठीक है, तो हम बिना कुछ भी देरी किए हम वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना हमको देखना है। और प्लस में जो भी आपको इसेंशियल एलिमेंट्स या टॉपिक या पॉइंट्स जो भी आपको नोट डाउन करना वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 37 बात करता है संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता क्या होती है कि उन्हें पालन करना ही होता है। इसे हम बैरेट से रीड कर लेते हैं। संविदाओं के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी ना दे दी गई हो। वचन उसके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत ना हो। इसका सिंपल मतलब है कि जब कोई वचनदाता अपने वचन का पालन करेगा तो उसे प्रस्तावना करनी होगी कि क्या मैं अपने वचन का पालन करूं। ठीक है, और उसे अपने वचन का पालन करना ही होगा। कब हम एग्जम्पशन दे सकते हैं, कब उसे अभिमुक्ति दी जा सकती है? या तो हमने उसे खुद ही अभिमुक्ति दे दी हो एक्सप्रेसली कि देखो अब आप मत करना, ठीक है, या फिर इतना कम कर देना, या फिर किसी अधिनियम, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या किसी अन्य विधि की उपबंधों के अधीन उसे अभिमुक्ति दे दी गई हो, तो वो उसका जो है परफॉर्म नहीं करता, अदरवाइज उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो संविदा के जो पक्षकार है उनकी बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ये दिया गया है कि जो वचनदाता होता है उसे अपने वचन का पालन करना ही होगा, या तो अपने वचन का पालन कर दे या उसे करने की प्रस्तावना करे। प्रस्तावना से मतलब है कि जो वचन ग्रहीता है उससे कहे कि मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ, या मैं कब करूँ, टाइम वगैरह कुछ जो भी जिस टाइम पे आपको करवाना हो वो सब कुछ उससे पूछ ले। ठीक है, अब इसमें इसका जो सेकंड पैरा है वो बात करता है कि अगर वचन के पालन के पूर्व ही वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका पालन कौन करेगा? अगर वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पालन कौन करेगा? उसके विधिक प्रतिनिधि करेंगे। वचनदाता के कौन करेंगे? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव उसका क्या है? परफॉर्मेंस करेंगे, और वो उसके लिए क्या होते हैं? लायबल भी होते हैं, आबद्ध होते हैं, उनको करना ही पड़ेगा। बाइंड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बाइंड्स होते हैं प्रोमिसर के कि उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत ना हो, कोई ऐसा कॉन्ट्रेरी इंटेंशन प्रतीत ना हो। ठीक है, हम इसे इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। जैसे कि का है, इसे हम एक प्रोमिसर मानते हैं। क्या है ये? प्रोमिसर है, यानी वचनदाता है। ये खा को बोलता है कि मैं आपको अमुक दिन यानी कि एक निश्चित दिन को मैं आपको माल दे दूंगा। ठीक है, दे देता है, लेकिन वो माल देने से पहले ही क्या होता है? मर जाता है। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट पैरा की बात करेंगे कि संविदाओं के पक्षकारों यानी का को क्या करना है? का को खा को माल देना ही होगा। ठीक है, उसका पालन करना ही होगा। ऐसे ही खा को उसे 1000 रुपये देने ही होंगे, क्योंकि ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपस में कि का है वो 1000 रुपये का संदाय किए जाने पर खा को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है। का क्या देगा? माल परिदत्त यानी माल की डिलीवरी करेगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा। खा उसको क्या देगा? भी उसको बदले में 1000 रुपये देगा। ठीक है, लेकिन का अपने वचन का पालन करने से पहले ही क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अब ये कौन करेगा? अब उसको क्योंकि माल परिदत्त करना है ना, तो ये तो का के प्रतिनिधि होंगे, वो खा को माल परिदत्त कर सकते हैं। ये काम तो उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अपन को गुड्स ही तो डिलीवर करना है, तो गुड्स तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी कर देंगे गुड्स डिलीवर, तो ठीक है। और जो खा होगा वो उनको 1000 रुपये दे देगा एक रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड इलस्ट्रेशन समझते हैं, जो कि सेकंड पैरा से रिलेट करता है। सेकंड पैरा से क्या रिलेट करता है? सेकंड पैरा की भी सेकंड लाइन से रिलेट करता है। ठीक है, उसकी सेकंड लाइन से रिलेट करता है कि का एक अमुक कीमत पर, एक सर्टेन अमाउंट पर वो खा के लिए क्या करता है? ये बोलता है कि मैं आपके लिए एक पिक्चर बनाऊंगा, एक रंग चित्र बनाऊंगा। ठीक है, मतलब आपके लिए एक पिक्चर बनाऊंगा, पर वो क्या होता है? उसका पालन करने से पहले ही मर जाता है।
ए जो होता है वो मर जाता है। अब ये क्या होगा, ये जो संविदा होगी ना वो ए के रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक खुद की पर्सनल स्किल है कि वो पेंटर है या वो पिक्चर बनाता है या वो कुछ भी करता है, ये उसकी पर्सनल स्किल है। यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ गुड्स डिलीवर करने थे, तो गुड्स होना चाहिए, डिलीवर तो कोई भी कराएगा। पर यहाँ पर ए क्या कर रहा है, एक ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए ना है वो एक बहुत अच्छा पिक्चर बनाऊंगा, पर वो मर जाएगा, तो ये तो एक उसकी पर्सनल स्किल है। इसे क्या होगा, इसे इसके ए के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और ना ही बी करवा सकता है कि देखो तो क्या हुआ, आपके पापा ने बोला था, उनके बच्चों से जाके बोले कि आपको तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो उसकी पर्सनल स्किल है। तो आपको 37 सिर्फ इतना ही बताती है कि संविदा के पक्षकारों को अपना अपना जो पालन होता है वो करना ही होता है, ठीक है। यदि वो पालन के पहले जो होते हैं वो मर जाते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव कर देंगे, पर यदि कोई पर्सनल स्किल है या केवल ऐसा कुछ काम है जो वही कर सकता था तो केवल वही करेगा, ठीक है। और वो खत्म हो गया है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। मतलब क्या, वचनदाता बोलता है वचनग्रहिता से कि मैं मतलब पालन करना चाहता हूँ अपने वचन का, चलिए आप मुझे एक तारीख बता दीजिए या फिर आप मुझे बता दें कि मैं इसका कब पालन करूँ, और वचनदाता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता या रिफ्यूज़ कर देता है। क्या कर देता है, मना कर देता है, पालन की प्रस्थापना को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। क्या कर देता है, वो बोलता है कि देखो मैं पालन, वो उसे फिर से बोलता है कि देखो अपना वचन हो गया था, मैं वचन का पालन करना चाहता हूँ, बताऊँ कि मैं कब करूँ, या मैं ये जो गुड्स है ना कब डिलीवर करूँ, बता दो कहाँ कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। पर जो एक्सेप्टर होता है वो रिफ्यूज़ल कर देता है, उसे सुनता ही नहीं है, ना उसे कुछ बताता है। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में, ये जो सेक्शन है वो ये बताता है कि अब जो होता है ना ये वचनदाता अपालन मतलब कि जो परफॉर्मेंस है नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्या है, लाइबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। अब वचनदाता को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि उसने अपने वचन का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस आपको दिया था, उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस आपको दिया था, आपने उसे रिफ्यूज़ल किया, उसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ अब क्या है, जो हमारा प्रोमिसर है वो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और इवन जो उसे कुछ भी घाटा होगा या जो भी उसके कुछ होगा उसके लिए वो क्या हो सकता है, प्रतिकर भी ले सकता है। उसको अगर कुछ घाटा हो गया तो उसके लिए वो प्रतिकर भी ले सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने जो संविदा के अधीन अपने हक होता है उनको खो देता है। और अगर वो मतलब उसके अलावा एक तो वो रिस्पॉन्सिबल के लिए भी दायी नहीं होता, ठीक है, वो अपालन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और दूसरी बात ये है कि वो कोई अपने राइट भी लूज़ नहीं करता इसमें, ठीक है। वो अपने किसी भी राइट को इसमें खो नहीं देता, जो कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उसे राइट हुए थे वो उसके उन्हें खो नहीं देता, क्योंकि उसने तो आपसे पूछा था। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ ले तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ए है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इन दोनों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए ने बोला कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूँगा, गुड्स क्या करूँगा, डिलीवर। बी ने बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिस ही है। इसने ए को बी को लगाया फ़ोन या लेटर कुछ भी भेजा और इसमें उसको पूछा क्लियरली, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, पालन की प्रस्थापना दी कि बताइए मुझे कब इसका परफॉर्म करना है, अपना प्रॉमिस हो चुका है तो बताओ मैं इसका कब परफॉर्म कर दूँ, मुझे डेट बता दो, मुझे जगह बता दो। बी ने इसे मना कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस यानी पालन की प्रस्थापना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब क्योंकि ये मना कर देगा तो ये परफॉर्म तो नहीं कर पाएगा ना, पर इसका ये मतलब नहीं अब इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये बी आ जाए कि तुमने परफॉर्म नहीं किया, तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं। अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए मतलब अपालन के लिए ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ए ने तो पूछा था बी से, बी ने मना कर दिया, तो ए क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लस उसे जो कॉन्ट्रैक्ट से जो भी राइट एंड लाइबिलिटीज़ उसे अराइज हुए थे ना वो उन्हें भी नहीं खोता है, वो उनको भी नहीं खोता है, वो भी उनके बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो भी उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो उनको खो देता है, नहीं, वो भी उनके बने रहेंगे, ठीक है, सिंपल।
इसमें एक बात और है कि इसमें जो प्रोमिजी था वो एक था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बहुत सारे प्रोमिजी हैं, बी है, सी है, डी है, ये 4 लोग हैं, तो वो अगर किसी एक से भी पूछता है और एक भी मना कर देता है तो अभी यही माना जाएगा कि सबने मना कर दिया। ठीक है, ये इसकी लास्ट लाइन में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। कई संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से एक से की गई प्रस्तावना से विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गई प्रस्तावना के थे। मतलब यही माना जाएगा कि आपने सबसे कर ली, चाहे फिर आप किसी एक से करो। ठीक है, ये यही बोल रही है कि कई संयुक्त वचन ग्रहीता, बहुत सारे वचन ग्रहीता है, बी सी डी ई, ठीक है, में से एक से की गई, किसी आप एक से भी कर लो तो उसके लीगल इफेक्ट होगा जो एक से होता। ठीक है, या फिर ये माना जाएगा कि हमने सबसे ही कर ली है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं कि आपको प्रस्तावना कैसी करनी होगी, पालन की प्रस्तावना कैसी करनी होगी। तो पालन की प्रस्तावना आपको कैसी करनी होगी, अशर्त करनी होगी, उसमें आप कोई भी शर्त नहीं डालोगे। ठीक है, आपने जो पहले अपना प्रपोजल आपका था, ए ने बी को जो प्रपोजल दिया था उसमें आप कोई उसे एक शर्त नहीं डाल दोगे एक्स्ट्रा से। अब सिर्फ आप इतना ही पूछोगे कि बताओ मुझे कब करना है, कैसे करना है। ऐसे नहीं कह दोगे कि देखो पहले तो अपन ने 10 लाख रुपए 10,000 में किया था, अब मुझे 20,000 चाहिए। ऐसी कोई शर्त है उसे आप ऐड ऑन नहीं करोगे। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट आता है कि एक तो आप उसे उचित समय और उचित स्थान, उसे सोचने का वक्त दोगे कि वो सोच ले कि हाँ कितना है, इतने प्रॉपर उसे टाइम भी दोगे। ठीक है, और सेकंड ऐसा होना चाहिए कि आपको जो खुद पालन के लिए आपको इच्छुक होना चाहिए, जो वचनदाता है वो खुद इच्छुक होना चाहिए, ऐसे नाटक नहीं कर रहा हो कि नहीं, वो खुद इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, और वचन ग्रहीता को चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचन ग्रहीता को ये देखने का समय मिलना चाहिए कि मेरे जो सामान है या मेरा जो माल है वो सही है कि नहीं है, ये सब कुछ शर्त होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे फिर से आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। ये वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ए ने बी को बोला कि देखो आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे आपको गुड्स डिलीवर करनी है, तो बताओ मैं कब कर दूँ। ये इससे प्रस्तावना कर रहा है ना, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है, पालन की प्रस्तावना कर रहा है ना इससे कि मैं कब कर दूँ। तो ये जो है सिंपल इतना ही पूछेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले देखो मैं आपको गुड्स तो दूंगा बट आप मुझे 10 की जगह 20 देना, ऐसा कुछ शर्त नहीं डालेगा उसमें। ठीक है, शर्त रहित होगी, उसे एक टाइम पर, एक रीजनेबल टाइम पर पूछेगा। ठीक है, और ये खुद रेडी टू विलिंग होना चाहिए, खुद परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होना चाहिए। प्लस इसे जो गुड्स जो ये डिलीवर करेगा तो बी को इतना टाइम देगा कि वो चेक कर ले कि गुड्स सही है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल, बस। और अगर ये जो ए है, अगर इसे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है, पालन की प्रस्तावना करता है, बी को करता है, तो या तो बी को करेगा या फिर इसके कोई ऑथराइज एजेंट को करेगा जो इसने ऑथराइज करके रखा हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दे, उठ के डी को कर दे, ई को कर दे, एफ को कर दे, नहीं, एक प्रॉपर इंसान को करेगा ना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की, मैं अपने वचन का पालन करना चाहता हूँ, बताओ कब करूँ। ये किससे करेगा, जिससे या तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या फिर उसका ऑथराइज एजेंट हो। ठीक है, तो ये इसके एक शर्त है कि आप प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 39। ओके, सेक्शन 39। सेक्शन 39 जो है ना वो बात करता है कि वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। ये आपके प्री में बहुत पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पूर्वकालिक संविदा भंग, क्या पूछा जाता है, पूर्वकालिक संविदा भंग। ये कौन से सेक्शन में बताया गया, ये सेक्शन 39 में बताया गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी जो पक्षकार है ना वो वचन का पालन करने से अगर इनकार कर दे तो जो हमारी संविदा होती है ना वो कैसी हो जाती है, संविदा शून्य, मतलब शून्य हो जाती है। कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है इसमें, फिर ना वचन ग्रहीता जो होता है वो संविदा का अंत कर सकता है। ठीक है, हम इसे एक बार बैरक से रीड कर लेते हैं। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया, या तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अवचन का पालन नहीं कर सकता, ठीक है, या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया है, डिसेबल कर लिया है, तब जो वचन ग्रहीता होता है संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसे चालू रखने का शब्दों या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित ना कर दी गई हो। मतलब वचनदाता कहता है कि देखो अब मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ठीक है,
या फिर वो ऐसा कुछ काम कर देता है जिससे कि ऐसा दिखने लगता है कि हाँ अब ये नहीं करना चाहता। तो जो हमारा वचन ग्रहता होता है ना, वो संविदा का अंत कर सकेगा, उसे खत्म कर सकेगा, एंड कर सकेगा उसका, जब तक कि उसने अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सहमति नहीं दी हो कि चलो कोई बात नहीं है कर लेते हैं, वो उसे अंत कर सकेगा। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए है, ए एक सिंगर है। क्या है? सिंगर है, जो बी को बोलती है कि मैं डेली आपके घर पे गाना गाऊंगी 10 से 11 बजे 1 घंटे, आप मुझे पर डे के 200 रुपये दोगे। ये है, इसमें ए क्या है? प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिस ही है, ये इसे वचन देती है, इससे प्रस्थापना करती है, ठीक है, या फिर इससे करार करती है, या फिर इनकी एक संविदा होती है जिसमें ये सिंगर है, ये बोलती है मैं आपके घर डेली आके 10 से 11 बजे गाऊंगी रात के, आप मुझे पर डे के 200 रुपये दोगे। ओके, ये 1 जुलाई को आती है, 2 जुलाई को आती है, 3 जुलाई को आती है, 4 जुलाई को आती है, 5 जुलाई को ये नहीं आती गाने। इसने क्या कर दिया? अपने प्रॉमिस का ब्रीच कर दिया, अपने मतलब जो इसका प्रॉमिस था, इसका जो वचन था, उसने इसको पालन नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं की, ब्रीच कर दिया। अब बी का राइट अराइज हो जाता है, बी का राइट अराइज हो जाता है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? इस कॉन्ट्रैक्ट का अंत कर दे। क्या कर दे? अंत कर दे। ये इतना है। अब वो उसकी एक अंत के बाद एक लाइन और उसमें लिखी है कि वो अंत कर सकेगा, परंतु यदि वह इसको चालू रखने की दोबारा से सहमति ना दे। सहमति कैसी होती है? अभिव्यक्त भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, अब बी क्या करती है? 6 तारीख को आती है, फिर से गाने लगती है, 6 जुलाई को आके गाना गाने लगती है, और बी उससे कुछ नहीं कहता, उसे गाने देता है। वो फिर 7 जुलाई को आती है, गाती है, बी कुछ नहीं कहता। यहाँ बी का कंडक्ट कैसा है? बी ने भले ही बोला नहीं हो मुँह से, पर उसका कंडक्ट, उसका इम्प्लाइड वो कंडक्ट ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो संविदा को ख़त्म नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर बस वही जो 5 तारीख को आई नहीं थी ना, इसके बदले कंपनसेशन ले लेगा, उसके 200 रुपये काट लेगा, उसे उस दिन के 200 रुपये नहीं देगा, इतना कर सकता है, पर अब ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी इसे चालू रखने की दोबारा से सहमति दे दी। ठीक है, अब मानते हैं कि ये 6 जुलाई को आई, 5 जुलाई को ये नहीं आई थी और ये 6 जुलाई को आई। बी ने बोल दिया देखो मैं अंत करना चाहता हूँ, तुम आई नहीं हो, तुमने अपने प्रॉमिस का ब्रीच कर दिया, परफॉर्मेंस नहीं किया, अंत कर सकता हूँ, तो वो अंत कर सकता है, कर सकता है। पर अगर वो कुछ नहीं बोलता, उसे 6 जुलाई को गाने देता है, 7 जुलाई को गाने देता है, 8 जुलाई को गाने देता है, अब वो अंत नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने चालू रखने की उसने सहमति दे दी। ठीक है, यही इसके दोनों इलस्ट्रेशन बात करते हैं, आप पढ़ लेना, यही इलस्ट्रेशन इसके दोनों बात करते हैं और इसका ये भी यही बोलता है। ठीक है, तो वो संविदा का अंत कर देना, संविदा को खत्म कर देना, संविदा शून्य हो जाती है एक तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेक्शन 40। ठीक है, हाँ मेंस में मैं आपको बता दूं, मेंस में आपको सेक्शन 37, 38 और 39 ही लिखना है बस, विथ इलस्ट्रेशन, बहुत है इतना, ये आपके लिए मेंस में आराम से बन जाता है। ये 40 सेक्शन आपका मेंस के लिए नहीं है, प्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्पज से इसमें आता है वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वचन का पालन करेगा? हमने सेक्शन 37 में पढ़ा कि वचन का पालन कौन करता है? जो वचन देता है वही वचन का पालन करता है। पर यदि वह व्यक्ति किसी तरीके से निर्योग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वचन का पालन उसके प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यदि कुछ ऐसा काम है या ऐसी संविदा है जो उसके व्यक्तिगत स्किल्स पर निर्भर करती है, जो उसकी पर्सनली स्किल्स पर निर्भर करती है, वो तो केवल वही कर सकता है ना। ये भी सेम यही बोलता है, एक बार बैठ से रीड कर लेते हैं, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी आप कहीं ना कहीं हेडिंग पढ़ो ना, संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता, तो मतलब तो वही है ना, संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता क्या होती है? वचन का पालन करना, और इसका भी हेडिंग कहीं ना कहीं वही है, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। तो आप एक थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो एक मिल ही रही है एक तरीके से। सेक्शन 37 भी आपका यही कह रहा है कि क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, पार्टीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी क्या होती है पार्टीज़ की? अपने वचन का पालन करना, इसमें भी यही है लाइबिलिटी। इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि संविदा के पक्षकार का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता ही करेगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके विधि प्रतिनिधि भी उसका जो पालन है वो कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल है कि का जो है
खा को एक धनराशि देने का का वचन देता है, का वचन दे देता है कि मैं तुमको एक धनराशि दे दूंगा, ठीक है। का इस वचन का पालन खा को वह धन स्वयं देकर भी कर सकता है और चाहे तो किसी और से भी दिलवा दे, उसको तो उससे ही मतलब है ना। अगर वचन के पालन के पूर्व का मर जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं क्योंकि पैसे ही तो देना है, कोई भी दे। बट इसका यही सेकंड एग्जाम्पल है कि भाई फिर से वो चित्र बनाने को बोलता है और वो मर जाए तो चित्र वही बना सकता है, ठीक है। सेक्शन 41 क्या बोलता है? सेक्शन 41 बोलता है अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। मीन्स इसका जो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल में देके समझा देती हूँ। चलो, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूँगा, आप बदले में मुझे 10K दे देना। क्या दे देना? 10K दे देना। मैं आपको क्या करूँगा? गुड्स डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। इसने फ़ोन लगाया कि हेलो, मैं आपको कब गुड्स डिलीवर कर दूँ? इसने बोला आप मुझे गुड्स जो हैं वो 2 अगस्त 2025 को कर देना, ठीक है। बी बोलता है अपने एजेंट से, सी से, कि जाओ और 2 अगस्त को ये जो गुड्स हैं ये बी को डिलीवर कर देना और बी से क्या ले लेना? 10,000 रुपये ले लेना बदले में। सी बोलता है ओके, क्योंकि इसका ऑथराइज एजेंट है। सी जाता है बी के पास, उसे गुड्स डिलीवर कर देता है, बदले में क्या ले लेता है? 10,000 रुपये ले लेता है। अब सी ने क्या किया? सी जो वचन था उसने वचन का जो एक्सेप्ट कर लिया किसी और से, मतलब ए के एजेंट से उसने वचन के पालन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसने परफॉर्मेंस जो होता है ना वो थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया। अब वो ए पे केस नहीं कर सकेगा कि बात तो तुमसे हुई थी, तुमने नहीं दिया, सी को भिजवा दिया, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना। या तो तुम उसी टाइम बोल देते कि नहीं आप एजेंट हो पर देखो मुझे तो ए से ही चाहिए, आप एजेंट हो बट मुझे ए से ही चाहिए, या तो आप तभी बोलते आपने सी से एक्सेप्ट कर लिया, अब आप कुछ नहीं कह सकते, समझ में? अब आप कुछ नहीं कह सकते। यही इसमें लिखा है अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। उसने सी से एक्सेप्ट कर लिया बी ने कि ठीक है ना, ए का क्योंकि वो एजेंट है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब वो ये नहीं कह सकता ए से कि नहीं वो उस पर सूट ले आया कुछ करे, क्योंकि उसने करवा दिया। जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता, क्योंकि सेम वचन का पालन उसने किसी और से एक्सेप्ट कर दिया। वही सेम वचन था ना, इसमें उसे गुड्स डिलीवर करने थे, ए को गुड्स डिलीवर करने थे बी को, वही जो गुड्स थे वो उसने सी से एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि सी उसका एजेंट था ना। वो अब ए पे केस नहीं कर सकता या उसके विरुद्ध उसे इन्फोर्समेंट उसका नहीं करा सकता, क्योंकि प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन से उस वचन का, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया। ये आपके प्री में पूछा जाएगा। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 41 में बताया गया है। जब वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, क्या वो तत्पश्चात वचनदाता के विरुद्ध उसे प्रवर्तित करा सकता है? नहीं करा सकता, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्रेस द बेल आइकन, और इसके बाद हम आगे 42 सेक्शन से पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।